यार एक सच्चा दुख बोले, हम सब 11th क्लास में बायोलॉजी इसलिए ही लिए थे ताकि मैथ से छुटकारा मिले। पर बायोलॉजी ऐसा चीज है कि हम लोग को फिर मैथ पढ़ना ही पड़ रहा है क्योंकि हम लोग को CSIR नेट निकालना पड़ेगा और ये हार्डी-विनबर्ग लॉ तो CSIR में पूछता ही है। बट टेंशन मत लो, अगर आप भी इसी लंबे चौड़े फॉर्मूला और क्वेश्चन से देख के डरते हो तो आज आप सही जगह हो। लेट्स क्रैक द टॉपिक। सबसे पहले हम लोग बेसिक समझते हैं। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में जब किसी पॉपुलेशन में जनरेशन टू जनरेशन जीन्स या एलील्स बदल जाते हैं तो हम कहते हैं इवोल्यूशन हो रहा है। पर हार्डी और विनबर्ग ने आकर एक उल्टी बात कही। वो लोग कहे एक ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है जहां पॉपुलेशन में एलील और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, मतलब बदलेगा ही नहीं। इसी कांस्टेंट स्टेट को हम कहते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। यानी अगर इक्विलिब्रियम है तो इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। बेसलाइन समझ गए? यानी नो चेंज इज इक्वल टू हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। मान लो एक बड़ा आइलैंड है। इस आइलैंड में 100 कैट्स हैं जिसमें कुछ का आई ग्रीन कलर है और कुछ का आई ग्रे कलर है। इन कैट्स का अगला जनरेशन और फिर अगला जनरेशन सेम रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही स्टेट को हम लोग जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। हार्डी और विनबर्ग दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा कि अगर इस आइलैंड पर 5 रूल फॉलो हो तो जनरेशन बदल जाए, पर ग्रीन और ग्रे आंखों वाला बिल्ली का जो रेशियो है या परसेंटेज है वो नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। इसके लिए वो 5 स्ट्रिक्ट रूल्स बताए जिसको हम लोग बोलते हैं हार्डी-विनबर्ग एजम्पशंस। देखो भाई लोग, एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछ देता है, ध्यान से सुनो और नोट कर लो। पहला एजम्पशन है लार्ज पॉपुलेशन। ये इसलिए कि अगर 1 या 2 लोग मर भी जाते हैं तो परसेंटेज या रेशियो में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। दूसरा है रैंडम मेटिंग। इसका मतलब है किसी को GF या BF चुनने में कोई प्रेफरेंस ना हो, सब रैंडम हो। तीसरा है नो म्यूटेशन, DNA में कोई नया चेंज ना हो। नो माइग्रेशन, इसका मतलब ये है कि अगर ये आइलैंड है तो ना कोई बाहर जाए ना बाहर से कोई अंदर आए, जिएंगे और मरेंगे साथ सनम। फिफ्थ है नो नेचुरल सिलेक्शन, सभी बिल्लियों को जीने और बच्चा पैदा करने का बराबर मौका मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है। अब आप सोचिए, सोच के बताइए, क्या रियल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल है? रियल वर्ल्ड में तो म्यूटेशन भी होगा, माइग्रेशन भी होगा। तो इन रियल वर्ल्ड हार्डी-विनबर्ग लॉ फॉलो नहीं होता है। तो हम इसे पढ़े क्यों? क्योंकि ये हमारा बेसलाइन है, स्टैंडर्ड है। इसी से हम कंपेयर करते हैं कि इवोल्यूशन कितना तेजी से हो रहा है। और CSIR में सवाल भी तो पूछता है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो अब आते हैं उस फॉर्मूले पर जिससे भैया सबको डर लगता है, लेकिन आज इसका चिट्टा पूरा खोल डालेंगे। मान लो एक जीन है, ठीक है, उसके 2 एलील हैं। एक डोमिनेंट एलील जिसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और एक रिसेसिव एलील स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। हार्डी-विनबर्ग ने कहा डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे P और रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे Q। क्योंकि पॉपुलेशन में सिर्फ यही 2 एलील हैं तो दोनों का टोटल हमेशा 1 यानी 100% होगा। तो डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी को P कहा गया और रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी को हम लोग हार्डी-विनबर्ग ने Q कहा। क्योंकि पॉपुलेशन में सिर्फ यही 2 एलील्स हैं तो इन दोनों का टोटल हमेशा 1 यानी 100% होगा, यानी P + Q = 1। तो ये है मंत्र नंबर 1, ये है एलील फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। अब अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, यानी P + Q का होल स्क्वायर = 1 का भी होल स्क्वायर, तो हमें मिलता है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, दैट इज P² + 2PQ + Q² = 1। तो ये है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। P² इज होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी, 2PQ है हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी और Q² क्या है? होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसे लाल पेन से लिख लो। 90% लोग एग्जाम में यही गलती करते हैं। सवाल में जब एलील या जीन पूल वर्ड यूज़ किया हो तो आपको P या Q निकालना है, लेकिन अगर सवाल में इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन या फिनोटाइप ऐसे वर्ड्स यूज हो तो P², 2PQ या Q² आपको निकालना है। तो भाई लोग ये है ब्रह्मास्त्र, अगर ये याद रहा तो जरूर क्वेश्चन करोगे।
चलो इसमें जो भी गलती होता है उसको आज हम खत्म कर देते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ। चलो अब देखते हैं कि CSIR इसको घुमाकर कैसे पूछता है। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है उसे देखो। हमें दिया है कि एक रेसेसिव डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी 9% है। रेसेसिव डिजीज़ का मतलब क्या हुआ? जीनोटाइप स्मॉल a, और हमने अभी पढ़ा कि स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी होती है Q²। तो Q² कितना है? Q² इज 9% या 0.09। अगर Q² 0.09 है तो Q क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर निकाल लो। अब हम लोग को Q मिल गया 0.3। अब हमको पहला फॉर्मूला याद करना है, P + Q = 1। P निकालने के लिए क्या करेंगे? P = 1 - Q या 1 - 0.3 = 0.7। हमें P और Q दोनों मिल गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है? हेटेरोजाइगस कैरियर्स यानी 2pq की वैल्यू। तो 2pq हम लोग निकाल सकते हैं। 2pq कैसे निकालेंगे? 2 × 0.7 × 0.3 विच कम्स अराउंड, ये कितना हो गया? 0.42 या 42%। यानी 100 में से 42 लोग हेटेरोजाइगस कैरियर्स हैं इस पॉपुलेशन में। देखा कितना सिंपल था। CSIR में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस कभी कभी डेटा बड़ा दे देते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने JRF वाले दोस्तों को शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप क्रैकिंग, बाय बाय।